जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आज हम लोगों का हिस्ट्री का पार्ट 3 है और अभी तक आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और आप सबको पता है कि हिस्ट्री के अलावा हम लोगों का इंग्लिश का क्लास भी चालू हो गया है, जो कि इंग्लिश का क्लास चालू हो गया है, जो कि पार्ट 1 अभी इंग्लिश का हुआ है। धीरे धीरे उसमें हम लोग सारी चीज़ों की जानकारी ले लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिए, जो भी नया वीडियो हमारे चैनल द्वारा अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जल्दी से आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हिस्ट्री का क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जुड़ी सारी बातें जो कि एग्ज़ाम में आती है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई चीज़ छूट जाता है या कोई चीज़ नहीं करवा पाता हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये चीज़ छूट गया है, आप लोगों को वो चीज़ भी करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले बात तो सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आ जाता है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्रथम काल इसको माना जाता है। भारतीय सभ्यता के प्रथम काल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है और यह प्रथम नागरीय सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नागरीय सभ्यता कहलाती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है प्रथम नागरीय सभ्यता इनमें से कौन है, और आपको ऑप्शन दे देगा तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता उसमें टिक करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति भी इसको बोला जाता है। और दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में क्या हुआ था कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर खुदाई करवाया गया और खुदाई में इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि खुदाई में इस सभ्यता को उजागर किया गया है, सामने लाकर रखा गया है कि हमारे जो प्राचीन इतिहास में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता भी था। हड़प्पा सभ्यता को प्राच्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रो हिस्टोरिकल काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को प्रो हिस्टोरिकल काल भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको ब्रोंज काल भी कहा जाता है, ब्रोंज काल भी इसको बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की अगर काल की निर्धारण किया जाए, हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण कैसे हुआ था, तो कोई भी हिस्ट्री में काल का निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन जो होता है C14, रेडियो कार्बन C14 के द्वारा। इस कोई भी जो इतिहास में हमारे जो पुराने जो मिले हुए हैं उसको रेडियो कार्बन 14 के द्वारा उसका काल का निर्धारण किया जाता है। और रेडियो कार्बन 14 के अनुसार जब हड़प्पा की खुदाई होती है तो पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इसका जो काल है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का काल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसमें है पूर्व हड़प्पा काल, जो कि 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल, जो कि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। और थर्ड नंबर पे उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए और सारी चीज़ें एक एक जो बात बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते रहिए। पहले हम लोग देखते हैं पूर्व हड़प्पा काल। तो पूर्व हड़प्पा काल में जो जगह आते हैं, जो वहाँ पे जो खुदाई हुई तो वहाँ पे मिले जो स्थान मिले हैं वो उसका नाम आप लोग को नोट करवा दे रहा हूँ, उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूर्व हड़प्पा काल में नाम
आ जाता है सबसे पहले नंबर पर कोट दीजी वहाँ पे मिला हुआ था। उसके बाद में दम्ब सादात वहाँ पे मिला था, दम्ब सादात जिसको बोला जाता है दम्ब सादात। आमरी नाल वहीं पर मिला था, पूर्व हड़प्पा काल में आमरी नाल मिला था। और सिसवल एक जगह है, सिसवल उसको बोला जाता है, सिसवल वहाँ पे मिला था। इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल जो कि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व इसको माना जाता है। और हड़प्पा में इसमें क्या क्या मिला था, तो इसमें मोहनजोदड़ो आ जाता है। जो सेकंड नंबर हड़प्पा काल है, परिपक्व हड़प्पा काल, उसमें मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली जो ये स्थान है वो मिले थे यहाँ पे। और उत्तर हड़प्पा काल की बात किया जाए, यानी कि लास्ट थर्ड नंबर पे जो हड़प्पा काल है उसमें रंगपुर आता है। और एक गुजरात में मिला हुआ था जिसका नाम रोजदी, क्या पड़ता है, जिसका नाम गुजरात में मिला हुआ था रोजदी नाम से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा में भी एक मिला हुआ था दोस्तों, हरियाणा में, जिसका नाम राखीगढ़, राखीगढ़ हरियाणा में जो मिला था, राखीगढ़ ही उसको बोला जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार की बात किया जाए, विस्तार हड़प्पा सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था भारत और पाकिस्तान, कहाँ कहाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 1500 स्थलों में यह पाया गया था। और यह जो दोस्तों हड़प्पा जो कालीन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह त्रिभुजाकार थी और त्रिभुजाकार पाया गया। क्वेश्चन में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो किस आकार का था, तो त्रिभुज का आकार का था। और अगर कुल एरिया की बात किया जाए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने एरिया में मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने एरिया में मिला था, तो कुल एरिया की बात हो जाए, कुल एरिया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कुल एरिया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इसका जो कुल एरिया है वो हो जाता है। और दोस्तों हड़प्पा कालीन में जो जो स्थल मिले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रमुख हड़प्पा काल जो कि 3 होते हैं, जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का काल था 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 जो कि मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। उत्तर हड़प्पा काल की अगर बात किया जाए तो उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 और परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से आ जाता है 1900 तक, 2600 से 1900 तक आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं जो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जो कि मेन यहाँ पे पॉइंट मैं उठाया हूँ जो कि एग्जाम में पूछता है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चान्होदड़ो, रंगपुर और धौलावीरा। इन जो 7 स्थान है, ये जो 7 जगह है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं इसके बारे में सारी डिटेल जो है चर्चा कर रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है हड़प्पा, उसकी हम लोग बात करते हैं। हड़प्पा की बात करने से पहले दोस्तों ये जान लेना ज़रूरी है कि जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान में, कहाँ पे, पाकिस्तान में एक मोंटगोमरी ज़िला है। मोंटगोमरी एक ज़िला है, मोंटगोमरी एक ज़िला है, वहाँ पे दोस्तों पाया गया है। और जो हड़प्पा है वह किस नदी के तट पर, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी के तट पर पाया गया था, तो यह रावी नदी के तट पर पाया गया था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई और हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि हड़प्पा में बड़े बड़े 6 अन्नागार मिलते हैं, जहाँ पे अन्नागार उसको बोलते हैं जहाँ पे पहले उस समय भोजन की व्यवस्था होती थी, जो कि ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पातों में ऐसे बने हुए थे। दोस्तों अन्नागार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, 6 अन्नागार मिले हुए थे और इनकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 15.23 मीटर इसकी लंबाई थी और 6.09 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और सबसे पहले हड़प्पा काल में यहाँ की जो फर्श थी, अन्नागार जहाँ पर
अन्न का भंडार रखा जाता है। वहाँ पे जो फर्श थी, फर्श की दरारों में गेहूं भी मिला था, वहाँ पे गेहूं और जौ के दाने भी मिले थे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पहले किस चीज़ का खोज हुआ था, किस अनाज का खोज हुआ था, तो गेहूं और जौ जो कि मिले थे। हड़प्पा काल में ही गेहूं और जौ मिले थे। और यहाँ पे हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक होते थे जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बनाए गए थे। 2 कमरे वाले बैरक होते थे जो कि श्रमिकों के लिए रहने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ से प्राप्त जो मोहरे थे उस पर एक श्रृंगी पशु का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो मोहरे प्राप्त हुए हैं उस पर एक श्रृंगी पशु का वर्णन मिलता है, उस पर एक श्रृंगी पशु का चित्र बना हुआ था। चलिए देखते हैं उसके बाद में। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना सारा जानकारी काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में एक भी इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों को, मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। सेकेंड नंबर देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो को सबसे पहले तो इसका एक अन्य नाम है जिसे मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। और यहाँ एक मोहर मिली थी दोस्तों, क्या मिली थी? एक मोहर मिली थी जिस पर एक पुरुष देवता अंकित थे। मुहर पे इसे गोल एक मोहर था जिस पे एक पुरुष देवता अंकित थे। और क्या था? पुरुष देवता के सिर पर 3 सिंह थे। सिर पर क्या था? 3 सिंह थे और वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए थे। उसके चारों ओर हाथी और एक बाघ और एक गेंडा बैठा था। यानी कि ये एक पुरुष है, पुरुष के सर पर 3 सिंह मिला हुआ है और 3 सिंह इनके चारों ओर, यानी कि एक साइड में हाथी बैठा है, एक साइड में बाघ बैठा है और एक साइड में गेंडा बैठा है। और जहाँ पर पुरुष बैठे हैं यानी कि जहाँ पर इनका आसन बनाया गया है तो आसन के नीचे एक भैंसा बैठा हुआ मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और उनके पाँव पर 2 हिरन बने हुए मिले हैं। उनके पाँव पर 2 हिरन बने हुए मिले हैं। तो ऐसा देखकर इनको बोला जाता है कि यह शिव का प्राचीन रूप इस मुहर पर अंकित किया गया है और जिसे पशुपति महादेव का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पशुपति महादेव उनका नाम दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या मिला था? एक ऐसे व्यक्ति मिले थे जिनके सिर पर 3 सिंह था, पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ था और चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा और आसन के नीचे दोस्तों एक भैंसा और पांव पर 2 हिरन मिले थे जिसे शिव का प्राचीन रूप बताया गया है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है तथा इसकी अगर गहराई की बात किया जाए तो 2.43 मीटर गहरा है। दोस्तों ये जो वैल्यू है ये एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे स्नानागार मिले थे, काफ़ी विशाल स्नानागार मिला था जिसकी लंबाई 11.88 मीटर और 7.01 मीटर चौड़ाई थी, 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो में भी एक इमारत जो कि अन्नागार के रूप में मिला था और एक अन्य मोहर मिला था। यहाँ पे टोटल 2 मोहरें मिल चुकी थी। पहले मोहर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और एक अन्य मोहर मिला था जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई थी। और यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र का साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व का संकेत आदि यहीं से प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात है मोहनजोदड़ो में 1 नंबर पे आ जाता है, यहाँ पर जो है कांसे की नर्तकी यहाँ पर पाई गई थी। कांसे की नर्तकी यहाँ पे पाई गई थी। सूती वस्त्र का वहाँ पे साक्ष्य मिलता है कि उस समय जब मोहनजोदड़ो के समय में सूती वस्त्र पहना जाता होगा। 3rd नंबर पे वहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में उस समय घोड़े भी हुआ करते थे। उसके बाद में दोस्तों मोहनजोदड़ो के लिए आप लोगों को इतना ही। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। देखते हैं अपना जो 3rd नंबर है, 3rd नंबर क्या आ जाता है। 3rd नंबर की बात किया जाए, कालीबंगा की बात कर रहे हैं हम लोग। 3rd नंबर पे कालीबंगा की बात करें, अगर कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं।
जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? 1 नंबर पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और जहाँ पे 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी ऐसा वहाँ पे माना जाता है। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है और यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिलता है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा भी मिलता है। यहाँ के मकान जो होते थे एक पल्ले वाला दरवाज़ा के साथ में होते थे। एक पल्ले वाला दरवाज़ा इम्पोर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन में आप लोग को पूछ सकता है। इसके बारे में अगर 3rd नंबर हम लोग तीसरा पॉइंट की बात किया जाए तो कालीबंगा में ऐसी ईंटें मिली है और वहाँ पे अग्नि कुंड भी प्राप्त हुआ है। अग्नि कुंड भी वहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो जगह है लोथल, अगला है लोथल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोथल के बारे में पहला बात तो ये आ जाता है, पहला बात सबसे स्टार मार्क जो है पहला बात है कि इसे लघु हड़प्पा बोला जाता है या फिर इसे लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लघु हड़प्पा भी इसे बोला जाता है और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। यहाँ पे काफ़ी बंदरगाह प्राप्त हुए हैं तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर इसे बोला जाता है। लोथल को हड़प्पा कालीन बंदरगाह इसे बोला जाता है। अगर 3rd नंबर पे बात करें 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर पे आ जाता है लोथल में चावल उपजाने के अवशेष मिले हैं जो कि 1800 ईस्वी में लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यानी कि उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे चावल भी उगाया जाता होगा। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, उसके बाद में नाव के साक्ष्य यहीं से मिले हैं और हाथी के दांत का पैमाना आदि प्राप्त हुआ है। उस समय जब शिकार होता था तो वहाँ से हाथी का दांत भी मिल चुका है। और लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चान्हुदड़ो के बारे में जो कि 5 नंबर पर हमारा था। चान्हुदड़ो क्या था? चान्हुदड़ो। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा ताकि जो भी हमारे चैनल द्वारा वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगा सबसे पहले। और आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो नई चीज़ें हैं सीखने को मिली हैं। चान्हुदड़ो के बारे में अगर पहला पॉइंट बात किया जाए तो चान्हुदड़ो में झूकर झांगर संस्कृति एक आती है। कौन सी संस्कृति है? झूकर झांगर संस्कृति। झूकर एक अलग है और ये झांगर संस्कृति एक अलग है जो कि चान्हुदड़ो में मिली थी और यहाँ पर कारखाने मिले थे। और अगर 2nd नंबर की बात किया जाए, दूसरे नंबर की बात किया जाए चान्हुदड़ो के बारे में तो यहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं। गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चान्हुदड़ो से। कहाँ से? गुड़िया बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है चान्हुदड़ो से। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। और चान्हुदड़ो में दोस्तों वक्राकार ईंट मिले हैं। कांस्य की बैलगाड़ी वहाँ से मिली है। कांस्य की बैलगाड़ी भी वहीं से मिली है। इक्का गाड़ी की अगर बात किया जाए जो अभी तो देखने को नहीं मिलता है, इक्का गाड़ी चान्हुदड़ो की बहुत ही फेमस वहाँ की मिली हुई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे पहले इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? चान्हुदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में चान्हुदड़ो टिक करके आइएगा। उसके बाद में हम लोग 6 नंबर की बात करें जो कि धौलावीरा आता है। 6 नंबर पे धौलावीरा आता है। 6 नंबर पे क्या आता है? धौलावीरा। और धौलावीरा के साथ में क्या होता है कि धौलावीरा में हड़प्पा संस्कृति के पतन का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा में यह मिलता है कि यहीं से हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो गई होगी, ऐसा राइटर का मानना है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। 7 नंबर हम लोग छोड़ दिए हैं। एक 7 नंबर जो कि यहाँ पे 7 नंबर में बता दे रहा हूँ, रंगपुर। 7 नंबर जो स्थल मिला था वह मिला था रंगपुर। और रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात के मादर नदी के तट पर बसा हुआ है।
कहाँ पे? गुजरात के मादर नदी तट पर बसा हुआ है रंगपुर। और दोस्तों यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। रंगपुर में धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, यानी कि उस समय धान से चावल बनाने की मशीन भी होगी। जब धान की भूसी का साक्ष्य मिला है तो इसका मतलब यह है कि चावल बनाने का मशीन भी होगा उस समय। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट जो अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तथ्य के बारे में। दोस्तों आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में हम लोग एक ट्रिक करने वाले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई एक ट्रिक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रिक आप लोग कर लेते हैं, ट्रिक आप लोग देख लेते हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में उससे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ट्रिक देखने के लिए। और ट्रिक कैसा लगा ये भी हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट जो आता है, नोट कर लीजिएगा इसको। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता तक लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं मिला था उस समय। यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े में ऐसा राइटर का मानना है कि यहाँ के जो लोग थे, दयाराम साहनी जो बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। लेकिन ये भी एक अपवाद के रूप में आता है कि सुरकोटदा में दोस्तों घोड़े की हड्डियाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे मृतकों की पूजा की जाती थी। मूर्ति पूजक थे किंतु आर्य प्राकृतिक पूजक थे। लिंग वहाँ पे जो सैंधववासी मिले जाते हैं, सैंधववासी वहाँ पे सैंधववासी मिले थे जो कि लिंग मूर्ति की पूजा करते थे। अगला जो इम्पोर्टेंट है, अगला इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश निवासी है वे भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। और यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पर था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद में यहाँ पे अगला अगर बात करें तो गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई थी। और यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि चान्हुद्रो में मिला हुआ है, आप लोगों को बताया कि वहाँ पे मिला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी मिला हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है आग में पकी हुई मिट्टी के वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन जो कि आग में पकी हुई थी, जिसको राइटर द्वारा टेराकोटा नाम दिया गया है, टेराकोटा इसको बोला गया है। और यहाँ पे दोस्तों दास प्रथा का प्रचलन था, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दास प्रथा, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार उससे क्वेश्चन भी पूछ चुका है। लास्ट में आप लोग ट्रिक देखना न भूले, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। उसके बाद में चलते हैं हम लोग सामाजिक जीवन में कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन की अगर हम लोग चर्चा करें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता मातृ देवी की पूजा करते थे। वहाँ पे मातृ देवी की पूजा किया करते थे वो लोग, मातृ देवी की पूजा होती थी। और यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। उनका सामाजिक जीवन जो था, यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता में दोनों ही आभूषणों की प्रयोग करते थे। और मनोरंजन के खेल के लिए, वहाँ पर मनोरंजन के खेल के लिए वे लोग पासे का इस्तेमाल करते थे। पशुओं की लड़ाई थी और नृत्य आदि वहाँ पे प्रचलित थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शाकाहारी मांसाहारी भोजन करते थे। क्वेश्चन में पूछ देगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो सामाजिक लोग थे मनोरंजन के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो पासे का उपयोग करते थे। उसके बाद में पशुओं की लड़ाई करवाई जाती थी, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खेल होता था।
हड़प्पा कालीन की हम लोग धार्मिक जीवन की अगर बात करें, धार्मिक जीवन की बात किया जाए, धार्मिक जीवन के बारे में अगर चर्चा करें तो हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि वहाँ पे आग में पकी हुई मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। तो धार्मिक जीवन की बात करें तो वहाँ पे एक मिट्टी की स्त्री मिली हुई थी और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर जो विशेष रूप से प्रसिद्ध थी, जो पशुपति को वहाँ पे काफ़ी पूजा करते थे और उनको अपना देवता मानते थे। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना सबसे लोकप्रिय थी। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की पूजा किया करते थे और एक मूर्तिका जो कि एक स्त्री वहाँ पे दिखाई गई है, जिसके स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। उस समय धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था और पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। मैं आप लोगों को बताया कि 2 प्रकार के मोहरे मिले हुए थे। एक पशुपतिनाथ की मूर्ति जिस पर अंकित था 3 सिंह था और साइड में हाथी भी थे, हिरन भी था और बाघ भी बैठा हुआ था। उसके बाद में जो आसन था उसके नीचे भैंसा भी बैठा हुआ था। धार्मिक जीवन के बाद में आ जाता है वहाँ पे समाधान का जो प्रावधान था, कैसे समाधान का वहाँ पे प्रावधान था। तो आम तौर पर क्या होता था, वहाँ पे मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, जो कि गर्त बोला जाता था। पहले उसको गर्तों में दफनाया जाता था, जो कि आप लोगों को पता है एक लकड़ी का होता था, उसमें गर्तों में दफनाया जाता था। परंतु क्या होता है, कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। वहाँ से शव को पूर्ण रूप से जैसे जलाया जाता है वैसे जला दिया जाता था और राख को जमीन में दफना दिया जाता था। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग राजनीतिक जीवन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजनीतिक जीवन आ जाता है, जो कि राजनीतिक जीवन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन उतना इसका महत्व नहीं है राजनीतिक जीवन में, क्योंकि सैंधव घाटी सभ्यता में राजनीतिक संगठन का जो था स्पष्ट अभाव दिख रहा था और यहाँ पर शासन पुरोहितों का नहीं चलता था। पुरोहितों का शासन इसलिए नहीं चलता था क्योंकि मंदिर वहाँ पे पाए ही नहीं गए, मंदिर वहाँ पर नहीं मिला, तो पुरोहितों का शासन वहाँ पे नहीं चलता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, जिसके चलते ये पता चलता है कि वहाँ के लोग राजनीतिक पर या फिर विजय की ओर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जितना कि वे लोग सबसे ज़्यादा वाणिज्य की ओर वे लोग ध्यान देते थे। और आर्थिक जीवन की अगर बात करें, आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन में थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। आर्थिक जीवन में सबसे पहले तो कृषि आती है। सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, यानी कि उनको हल का पता नहीं था। वे लोग लकड़ी के कुदाल द्वारा खेती करते थे और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। सैंधववासी 9 फसल का उत्पादन करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वे टोटल 9 फसल वहाँ पे प्रमाण मिला हुआ है, जिसमें सबसे मेन जो फसल है वो गेहूं और जौ को माना जाता है। गेहूं और जौ जो सबसे मेन फसल है माना जाता है। और बनावली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। जौ का उत्पादन काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे किया जाता था। और सिंचाई की दोस्तों अगर बात करें हम लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ और तालाबों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो वहाँ की खेती होती थी, उसकी जो खेतों की सिंचाई होती थी वह नहर द्वारा नहीं होती थी, क्योंकि नहर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। नदी और तालाबों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था वहाँ पे। तो अगर मज़ा आ रहा है दोस्तों तो एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लास्ट में हम लोग ट्रिक देखेंगे। ट्रिक आप लोग को याद दिला रहा हूँ, भूलिएगा मत। ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ट्रिक को देख कर जाइएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं बता दिया कि लास्ट में ट्रिक देखना है तो आप लोग सीधे लास्ट तक पहुंच जाएं, लास्ट वीडियो ही सिर्फ देखें और लास्ट में जो ट्रिक है उसी को देखकर आप लोग रह जाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है।
अगर हम लोग व्यापार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसे होता था, तो वस्त्र उद्योग वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वस्त्र उद्योग का प्रमुख वहाँ पे सैंधववासी थे, जो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सैंधववासी बोला जाता है। और सैंधववासी वस्त्र उद्योग काफ़ी वहाँ पे प्रचलित थी, जिसका प्रमुख केंद्र वस्त्र उद्योग जहाँ होता था उसको हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोग परिचित इससे हो चुके हैं मोहनजोदड़ो के नाम से। उसके बाद चान्हुदड़ो में क्या मिला है, चान्हुदड़ो में गुड़िया का साक्ष्य मिला है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ पे गुड़िया भी बनाया जाता था। व्यापार के मामले में काफ़ी समृद्ध व्यापार थी यहाँ पे। मोहनजोदड़ो में काफ़ी व्यापार के मामले में काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि दोस्तों इनका जो लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, यहाँ पे कोई राजा भी नहीं था, कोई पुरोहित भी नहीं थी, कोई पुरोहित व्यवस्था भी नहीं थी जिसके द्वारा कोई इस पे अंकुश लगाया जा सके। तो व्यापार के मामले में काफ़ी अच्छा था, लोग खुल के व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मुहरे और बाट की बात किया जाए, मुहरे और बाट की बात किया जाए, कौन कौन सी मुहरे यहाँ पे प्रचलित थी। मुहरों में सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें सेल खड़ी जो मुद्रा था, सेल खड़ी से निर्माण किया जाता था। सेल खड़ी से मुद्राओं का निर्माण होता था और बाटों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चट नामक पत्थर से यह इनकी मुद्राएं बनाई जाती थी, और जिसमें दोस्तों जैसे 16 केजी 64 केजी इस तरह के वहाँ पे होते थे। और मानदंड वहाँ पे जो था दशमलव प्रणाली वहाँ पे अपनाया जाता था। दशमलव प्रणाली काफ़ी प्रचलित था। दशमलव प्रणाली में ही वे लोग अपना जो नाप तोल है किया करते थे। और लास्ट में दोस्तों आ जाता है फाइनल जो होता है, सैंधव सभ्यता का अंत होता है। सैंधव सभ्यता का अंत कैसे होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे होता है, तो काफ़ी विद्वानों द्वारा अलग अलग विद्वानों द्वारा इसका अलग अलग जो मत है दिया गया है। कोई बोलता है कि यहाँ पे भूकंप आया था, जिसके कारण सैंधव घाटी जो सभ्यता थी, सैंधव लोग थे, वे समाप्त हो गए। कोई बोलता है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा आई थी और उसमें ये लोग क्या हुए कि सैंधव घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। और व्हीलर गार्डन जो है, एक जो विद्वान है व्हीलर गार्डन, उनके द्वारा बोला गया था कि आर्यों ने इन पर आक्रमण किया था और इनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आर्यों का आक्रमण ये बोले गए हैं। और जो अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग विद्वान हैं, उनके द्वारा अलग अलग मत दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कुछ फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, उसका एक बार सिंपल वन लाइनर में रिवीजन कर ले रहे हैं। वन लाइनर में इसको रिवीजन करके और फिर आगे चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार इसको क्वेश्चन पूछता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि ज़्यादातर जो हड़प्पाई जो सीलें पाई गई थी वहाँ पे वो कैसी थी, आकार में चौकोर थी। आकार में कैसी थी, चौकोर थी। उसके बाद में जो बनावली है, क्या है, बनावली है, वहाँ पे मिट्टी के बने हुए हल का प्रतिरूप मिला है। बनावली कहाँ पे है, अभी हाल फिलहाल में अगर बनावली की बात किया जाए तो यह हरियाणा में है दोस्तों। कहाँ पे है, हरियाणा में है। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने हुए साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर की अगर बात किया जाए, जो तीसरा पॉइंट हो जाता है, तीसरा पॉइंट ये है कि रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। रंगपुर बाजरे की खेती, ऐसे लिख रहा हूँ, रंगपुर बाजरे की खेती। जो बोल रहा हूँ इसको आप लोग लिखते चलिएगा। बाजरे की खेती रंगपुर में सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड का मतलब होता है दोस्तों ऐसे, ग्रिड का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये है एक ऐसे हो गया और यहाँ पे बिल्कुल लाइन से वहाँ पे घर बनाए गए थे। वहाँ पे एक भी जो और एक बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ चुका है और आपको जानना भी ज़रूरी है। और जो होता था वहाँ का, और जो दरवाजे होते थे घर के, वो दोस्तों पीछे की ओर खुलते थे।
दरवाजे ही नहीं, वहाँ की जो घर के दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती थी पीछे की ओर खुलते थे और केवल लोथल में दरवाज़ा आगे की तरफ खुला हुआ मिला है, दरवाज़ा आगे की तरफ खुलता था। लेकिन ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो वहाँ पे जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो पीछे की तरफ खुलती थी। दोस्तों चलिए अपने ट्रिक की तरफ देखते हैं। अपना जो अभी का जो मैं आप लोगों को कब से बता रहा हूँ कि मैं एक आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख कर जाइएगा। और ट्रिक ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से प्रमुख स्थल है, उसके बाद में इन स्थलों की खुदाई कौन करवाया, इन स्थलों की खुदाई कौन करवाया और इसका ईयर जो है कब ईयर पूछ देता है तो ईयर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो स्थल है कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है और वर्तमान में यह कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। ये जो ट्रिक है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। एक ट्रिक है और इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ट्रिक ये है दोस्तों, ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोलते चल रहा हूँ और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ट्रिक है लोभी मौसी का हरा कंघा, लोभी मौसी का हरा कंघा। लोभी मौसी थी एक जो कि काफ़ी लोभी थी, उनका एक हरा कंघा था। हरा कंघा रमा ने लिया, हरा कंघा जो था रमा ने लिया तो रोष में आकर, रमा ने लिया तो रोष में आकर बस से कुचल दिया, रोष में आकर बस से कुचल दिया। ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें सारे जो स्थल हैं और उनके जो नदी हैं वो कवर हो जाएंगे। बस से कुचल दिया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ट्रिक ये है लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने लिया तो रोष में आकर बस से कुचल दिया। काफ़ी लोभी मौसी थी और उनका एक हरा कंघा था जो कि रमा जब उसको ले लेती है तो मौसी क्या करती है कि रोष में आकर रमा को बस से कुचल देती है। ये हमारा ट्रिक है और चलिए देखते हैं ये ट्रिक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो लो से हो जाएगा लोथल, लो से क्या हो जाएगा, लो से हो जाएगा लोथल और भी से हो जाएगा भगवा, यानी कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला पॉइंट, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों म से हो जाता है मोहनजोदड़ो, म से क्या होगा, म से मोहनजोदड़ो और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। म से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। ह से हो जाएगा हड़प्पा और यह र से रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हरा यानी ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो आता है क से कालीबंगा, कंघा मतलब क से कालीबंगा और घ से घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा जो है घ से घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। र से आता है रंगपुर, र से क्या आता है, रंगपुर और यह मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। र से आता है रंगपुर और यह मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ट्रिक दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आप लोग ट्रिक को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाते हैं किस चीज़ के बारे में बात करें, उसके बाद में रोष की अगर बात किया जाए तो रोष से हो जाता है रोपड़, रोष से क्या हो जाता है, रोपड़ और रोष स यानी कि रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद में ब से आ जाता है आपका बनावली, ब से क्या आता है, बनावली, ब से बनावली आता है और बनावली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बस तो यह हिसार दोस्तों रंगोई नदी के किनारे बनावली बसा हुआ है। रंगोई नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। बस से बनावली और रंगोई, इसको ध्यान में रखिएगा।
दोस्तों ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं कि ये जो स्थल हैं इनको कौन कौन बनाए थे। सबसे पहले इनके जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में और ईस्वी है उनके उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। सबसे पहले क्या बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी और हाल फिलहाल में यह पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में हाल फिलहाल में यह पड़ता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पर क्या आता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग खुदाई की बात करें तो आर.एल. स्टाइन कौन थे? आर.एल. स्टाइन इनकी खुदाई द्वारा इसका खुदाई करवाया गया। कब करवाया गया? 1927 ईस्वी में। और यह दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान बलूचिस्तान जो एक शहर है वहाँ पे बसा हुआ है। थर्ड नंबर की बात किया जाए तो थर्ड नंबर पे आता है चान्हुदड़ो। चान्हुदड़ो को गोपाल मजूमदार द्वारा चान्हुदड़ो की खुदाई करवाई गई थी 1931 में। चान्हुदड़ो को 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। और हाल फिलहाल में ही जितना भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको ऊपर से जो अभी बताया हूँ ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है। उसके बाद में गुजरात हरियाणा के क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। अगर हम लोग कालीबंगा की बात करें, फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग क्या बात करें कालीबंगा की बात करें तो बीके थापर द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। इसके द्वारा बीके थापर के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। और 1953 जो वर्ष 1953 है। दोस्तों ऐसे ही जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मैं 12 जो स्थल हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 स्थल है उसको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ पे टाइप करवा के पिन करवा दूंगा। आप लोग वहाँ से देख के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को PDF प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। PDF प्रोवाइड तब तक नहीं कराऊंगा जब तक आप लोग हमें अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम एक स्टूडेंट 10 दोस्तों में 10 अपने मित्र में शेयर कर दीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और उनसे बोलिए कि आप लोग 10 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो ऐसे हम लोग का जो फैमिली है, काफ़ी फैमिली में हम लोग अच्छी तरीके से आप लोगों को और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं दे पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो होगा हम लोगों का। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जिस टॉपिक पर आप लोग बोलेंगे वही टॉपिक मैं लेकर उस पर जो है सारी चीज़ें जो डिटेल के साथ में जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। और एग्ज़ाम में इससे बाहर का क्वेश्चन कोई भी नहीं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आप लोगों को छूट जाएगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता से, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म से, जो कि मैं करा चुका हूँ, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है जैन धर्म से, ये 3 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। और ये 3 टॉपिक से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को दावा के साथ बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा। बस यही बात है कि मैं यहाँ पे मेहनत करवा दूँ, आप लोगों को पढ़ा दूँ और आप लोग घर पे इसकी रिवीजन न करें, घर पे इसको पढ़े ही ना, तब तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोगों से मिस कर जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और एक बात है, अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से पेज बना हुआ है। संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से वहाँ पे एक पेज बना हुआ है, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पेज है, जो कि टेलीग्राम पेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वीडियो है या फिर जो एग्ज़ाम मटेरियल्स है उसको मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल भी संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
फेसबुक चैनल पर हम लोग डाउट सेशन रखते हैं, जहां पे संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पर भी एक पेज बना हुआ है। वहां पे हम लोग डेली डाउट सेशन रखते हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी सारे डाउट पूछते हैं और उस डाउट का जो आंसर है आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर आगे जो वीडियो होता है उस वीडियो में करा दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।